हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज संवर समाज उस मुहाने पर खड़ा है जहाँ पर उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा। इसी के विषय में यूजीसी एक्ट के बारे में कुछ विचार करते हैं। सत्ता में अनंत काल तक बने रहने के लिए ज़रूरी है कि जो भी समाज का प्रबुद्ध वर्ग हो या समाज को दिशा दिखाने की जिसके पास क्षमता हो, उस वर्ग के बुद्धि, विवेक और शिक्षा को कुचल कर रख दिया जाए ताकि उनके राज्य निष्कटंक भाव से आगे बढ़ते रहें। इसी पर पूरा भी विचार करते हैं। किसी वर्ग विशेष के अस्तित्व को पूर्ण समाप्त करने का सबसे अच्छा और शानदार तरीका है उसकी बुद्धि का, उसके विवेक का पूर्णतः कुचल देना। यदि उसके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया जाए कि वो शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दिए जाएँ जहाँ वो अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगे, तो उसके सामने दो ही विकल्प बचते हैं। एक विकल्प बचता है स्वयं को अस्तित्व को समाप्त कर देना, या दूसरा विकल्प है कि अपने अंदर ऐसी शक्ति को जगाना जिसके बल पर वो ऐसा करने वालों को समूल से नष्ट कर सके। अभी हाल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किए गए प्रदर्शन के दौरान बहुत सी महिलाओं द्वारा दिए गए नारों को बहुतों ने सुना होगा या देखा होगा। महिला नारा लगा रही थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। याद होगा ये नारा उस राजनीति में दिए गए नारे की पुनरावृत्ति है। यद्यपि इसी नारे का परिणाम हुआ था कि ऐसे लोग सत्ता के सुख भोगने में सफल हो गए थे। हालांकि इस नारे के बल पर सत्ता तक की सफर एक राजनीतिक घटना थी और राजनीतिक घटना से अधिक कुछ नहीं। लेकिन इसका एक सामाजिक व्यापक प्रभाव भी पड़ा। ऐसी घटनाओं के परिणाम घटना को अंजाम देने वालों के पक्ष में जाता है तो दूसरे को एक शिक्षा मिल जाती है, एक रास्ता दिखाई पड़ जाता है और दूसरे भी ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। इसकी शुरुआत करने के लिए ऐसे उद्घोष करने वाले पूर्णतया दोषी भी हैं। वैसे आज़ादी के बाद ऐसे वर्गों को हाशिए में लाने वाले चालाक राजनेताओं ने ऐसे बहुत से प्रयास किए। जब उनके प्रयासों में पूर्ण सफलता नहीं मिली तो राजनीति में बड़े बड़े चालबाज भरे पड़े हैं। उसे चालबाज नहीं कह सकते जिसकी चालबाजियां उनकी सफलता के पहले उजागर हो जाए। अब अनंत काल तक सत्ता का सुख चाहिए तो सर्वप्रथम उस वर्ग का समर्थन हासिल करना होता है जो किसी समाज को दिशा दिखाने की क्षमता रखता है। स्वाभाविक है ऐसे वर्ग के इस रूप में सवर्ण वर्ग के बारे में आम धारणा है कि उनके अंदर वैसी क्षमताएं विद्यमान हैं। अब कोई सीमा से अधिक चालबाज राजनेता है तो सर्वप्रथम ऐसे वर्ग को अपने पक्ष में लाने की चालों को चलेगा। उनकी चालें होंगी उनकी भावनाओं के अनुसार उनकी गरिमा को आगे बढ़ाने का प्रलोभन देना। ऐसे में सबसे अधिक भावना पक्ष का विषय होता है उसकी आस्था, उसका धर्म, जिसके कारण अपनी धार्मिक एवं संस्कृत के नाम पर वो उन्मादित हो जाते हैं। आपने उसी अनुवाद के प्रभाव को कभी न कभी सुना होगा कि जिन चालबाज राजनीतिज्ञों ने राजनीति को धर्म से जोड़ा था उनके पक्ष में कहते हुए कि वो इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। यह वो लोग नहीं कह रहे थे, ये धर्म में राजनीति के प्रवेश का परिणाम था। बेशक बेहद चालाक राजनेताओं ने विश्लेषण किया होगा। उन्होंने पाया कि सवर्ण ऐसी जातियां हैं जिन्हें कुचला गया। अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने अपनी बुद्धि को परिमार्जित करते हुए सफल होते गए। कुचलने का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समाज को दिशा देने की क्षमताओं को और विकसित किया। यही नहीं, उन्होंने पाया कि पहली बार एक झटके में नया नारा था, नई राजनीतिक घटना थी। सवर्ण जिसने सोचा भी नहीं था कि सत्ता के लोलुप में पूरे समाज को विकसित करने के लिए तिलक तराजू और तलवार यानी ब्राह्मण तराजू अर्थात तिलक यानी ब्राह्मण, तराजू अर्थात वैश्य, तलवार यानी क्षत्रिय जो सभी संवर थे उनको मारो जूते चार। इसके पहले भ्रम फैलाया
गया कि दलितों पिछड़ों के ऊपर इन लोगों ने अनंत अत्याचार किए हैं, लेकिन जो वर्ग अत्याचारों को झेल रहा था वो कभी दिखाई नहीं पड़ा। ये केवल राजनीतिक लोगों की एक षड्यंत्रकारी चालें थीं। बार बार असत्य का नारा देते देते उस असत्य को सत्य के रूप में समाज में स्थापित कर दिया गया। यह नारा उन्मादित था, उसका लाभ उस राजनेताओं को मिला, लेकिन एक अनंतराल के बाद उस वर्ग को सत्य का सामना हुआ। नारा बदला, हाथी नहीं गणेश हैं, अर्थात सवर्णों को अपनी ओर मिलाने का एक और राजनीतिक उन लोगों के द्वारा चला गया। अब उनसे भी चालाक राजनेता हैं। उन्होंने पाया कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक सद्भाव, सबका विकास चाहने वाला वर्ग जब पाएगा कि ऐसा न करने वालों को उसके नेतृत्व में सत्ता के रास्ते से वो दूर फेंकवा सकता है। ऐसे में वो महाराणा प्रताप एवं भीलों की मित्रता का उदाहरण नहीं देंगे। वो तो उदाहरण देंगे कि देखो कैसे सवर्ण समाज के लोगों ने बहुसंख्यक पिछड़ी जातियों के ऊपर अत्याचार किए हैं। यद्यपि वो पिछड़ी जातियाँ जिनके ऊपर अत्याचार हुई है वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो सब राजनेताओं को समाज में विघटन कराने की एक चाल होती है। बेशक अनंत काल पर सत्ता पर स्वेच्छापूर्वक शासन करने के लिए ऐसे वर्ग के वृद्धि रोकने, बुद्धि को रोकने और उनके विवेक को हमेशा हमेशा के लिए अंत करना उनके निष्कंटक राज स्थापित करने में सहायक होगा। इन्हीं प्रयासों का परिणाम हुआ यूजीसी कानून। जब आप समग्रता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि सवर्ण के सामने गिनती के विकल्प बचे हैं। चाहे वो सवर्ण किसी समुदाय के हों, चाहे वो सनातन के हों, इस्लाम के हों, सिखों में हों, उन्हें उस समाज में जहाँ चालबाजों ने विघटन के बीज बोए हैं उसे नष्ट करने का प्रयास करना, या सवर्णों को पृथक शिक्षण संस्थाओं की मांग जिसके मार्गदर्शक स्वयं सवर्ण शिक्षा लेने वाले सवर्ण हों, राजनेता इस विष को बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे, क्योंकि उनको अनंत काल तक शासन करना है और उसमें सवर्ण वर्ग को उस स्थिति में पहुंचा दो कि वो शिक्षा ही न ग्रहण कर सके तो आवाज़ कैसे उठाएगा। ऐसे में सवर्ण को देश की मांग उठानी चाहिए। भाई ऐसा है कि अगर राजनेता चाहते हैं कि समाज में विघटन हो और सवर्ण जातियाँ हमेशा शांति सद्भाव के प्रतीक हैं, तो उस अशांति में से उस घृणा में उनका स्थान भी नहीं है। इसलिए उन्हें अब सवर्णों के लिए एक अलग से देश की मांग, शायद सत्ता के लोलुपतों में राजनीति से जुड़े हुए लोग दूसरा विकल्प छोड़ा ही नहीं। वो नोटा कोई कारगर विकल्प नहीं है। ऐसे में या तो सवर्ण समाज अपने अस्तित्व को समाप्त कर ले, या सवर्ण समाज अपने पृथक राज्य की मांग करे जहाँ केवल सवर्ण हो। ऐसे शिक्षण संस्थाओं की मांग करे जहाँ पर शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही सवर्ण हो। वहाँ पर रोजगार की मांग करे जहाँ केवल सवर्ण, क्योंकि ये सत्ता के लोलुप राजनेता न जाने कितनी बार समाज को कुचलते रहेंगे, समाज में ऐसे विष बोते रहेंगे। ऐसे राजनीतिज्ञों से बचने का और क्या उपाय बचता है? कृपया इस पर विचार करें और इसे पसंद आई हो तो आगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।